ईशान की नजर देखकर लगभग टूट से गए। वे डरे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि यदि ईशान उन्हें पूरी तरह से मिटाना चाहेगा तो उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। अब जबकि बिग माँ मर चुकी थी, कटाकुरी भी मर चुकी थी और पेरोस्पेरो भी गायब था, शायद मर चुका था। बचे हुए लोग अब ड्रैगन हंटर पायरेट्स का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। गहरी सांस लेते हुए हवा में ही ईशान ने अचानक अपनी बाहें फैला दी और जोर से चिल्लाया, बड़ी माँ मर गई। आज से मैं ईशान नया योंको बनूंगा। ड्रैगन हंटर पायरेट्स नए सम्राट का दल बनेंगे। ईशान की चीख गूंजते ही नीचे खड़ी भीड़ सहज ही एक कदम पीछे हट गई। हालांकि उन्हें इसका एहसास तब हो गया था जब बड़ी माँ की लाश गिर गई थी, लेकिन अब ईशान की घोषणा सुनकर सभी सिहर उठे। लेकिन तभी जोरदार जयकार गूंज उठी। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर जोर से जयकारे लगाए। हाँ हाँ, कप्तान सचमुच 4 सम्राटों में से एक बन गया है। मुझे पता था यह दिन आखिरकार आएगा। ड्रैगन हंटर पायरेट्स 4 सम्राटों में से एक है, यह नाम बहुत अच्छा लगता है। भीड़ में मगरमच्छ ने एक नया सिगार जलाया और ठंडी सांस लेते हुए बोला, कम से कम उसे ऐसी घोषणा करना याद तो रहा। एनेल ने बिना कुछ कहे अपना सुनहरा डंडा गले से लगा लिया। ऋतु, नाना और रीजू ईशान के भव्य रूप को देखकर मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि ईशान की घोषणा के साथ ही ड्रैगन हंटर पायरेट्स का सफल उदय और इतिहास के सबसे युवा सम्राट का जन्म हुआ है। भीड़ में मोर्गन्स ने अपने हाथ कांपते हुए चुपके से अपना विजुअल डेन मुशी उठाया और ईशान की घोषणा करने वाली आकृति को कैद कर लिया। वह जानता था कि यह फोटो बड़ी माँ की लाश के साथ उसके अखबार की सबसे बड़ी सुर्खियां बनेगी। हालांकि जहां विजेता का उत्साह होता है, वहां पराजित की अनिच्छा भी स्वाभाविक रूप से होती है। क्रैकर और बाकी लोग वे कैसे मान सकते थे कि बिग माँ पायरेट्स को इस तरह से हरा दिया गया। इसलिए ड्रैगन हंटर पायरेट्स के जयकारों के बीच क्रैकर ने दांत पीसकर छलांग लगाई और अपनी लंबी तलवार पकड़कर हवा में ही ईशान की ओर वार करते हुए चिल्लाया, हत्यारे! बिग माँ पायरेट्स इतनी आसानी से तुम्हारे द्वारा कुचले नहीं जाएंगे। कहाँ का गधा है रे! इस बेवकूफ ने ईशान पर हमला करने की हिम्मत की जबकि वह अभी भी अपने सबसे मजबूत रूप में था। क्रैकर की धारदार तलवार का सामना करते हुए ईशान ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथ अलग किए और एक भूतिया हरी रोशनी फिर से प्रकट हुई, जिससे जेडी नाइट जैसा एक लाइटसेबर बन गया। फिर उसने उसे धीरे से आते हुए क्रैकर की ओर घुमाया। चांदनी! एक भूतिया हरी तलवार ऊर्जा निकली और क्रैकर की तलवार को सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर बिना गति खोए तलवार ऊर्जा ने क्रैकर के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। अविश्वास के भाव के साथ क्रैकर हवा में ही नीचे गिर पड़ा। उसका ऊपरी शरीर एक तरफ गिरा, निचला शरीर दूसरी तरफ, और छलकता हुआ खून हवा में फूलों की तरह खिल उठा। ईशान ने कोई दया नहीं दिखाई और सीधे क्रैकर को मार डाला। वह अच्छी तरह जानता था कि योंको का समुद्री डाकू दल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हालांकि बिग माँ मर चुकी थी, उसके बचे हुए बच्चे अभी भी भ्रम पाल रहे होंगे। ईशान पूरे केक द्वीप पर कत्लेआम तो नहीं मचा सकता था, इसलिए उसे उनकी उम्मीदों को जोरदार तरीकों से कुचलना पड़ा। जो कोई भी विरोध करने की कोशिश करेगा, उसे बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। यह समुद्री डाकू का कानून है। क्रैकर को मारने के बाद ईशान ने अपने हाथ में पकड़ी चांदनी तलवार को नीचे बिग माँ के बच्चों की ओर इशारा किया, जिनके चेहरे डर से भरे हुए थे, और ठंडे स्वर में कहा, अगला कौन है? क्रैकर का भाग्य उनके सामने एक चेतावनी के रूप में था, इसलिए अमांडे और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। जीत राजा की होती है, हार डाकू की।
अगर तुम बड़ी माँ समुद्री लुटेरों ने यह सिद्धांत भूल गए हो तो मुझे तुम्हें याद दिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। ईशान ने ठंडी सांस ली। अगर तुम प्रतिरोध करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन अगर तुम जिद करके विरोध करोगे तो मुझे दोष मत देना। ईशान को पता था कि बड़ी माँ के बच्चे एकजुट नहीं हैं, इसलिए उसे उन्हें जाने देने की ज्यादा चिंता नहीं थी। अगर वे बचे खुचे भी हो जाएं तो भी ज्यादा बवाल नहीं मचा पाएंगे। बेशक यह इस तथ्य पर आधारित था कि कटकुरी, पेरोस्पेरो और क्रैकर पहले ही मर चुके थे। अगर ये तीनों अभी भी जिंदा होते तो ईशान इतनी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब जब वे चले गए थे तो बड़ी माँ के बचे हुए बच्चों के पास कोई भरोसेमंद नेता नहीं था। होल केक द्वीप के गोदी से बिग माँ पायरेट्स के कई जहाज रवाना हुए। हालांकि उनके जहाज जो गाते थे अब अपनी आत्मा खो चुके थे और साधारण जहाजों में बदल गए थे। इसके अलावा बिग माँ की मृत्यु के साथ सोल फ्रूट की शक्ति भी खत्म हो गई थी। द्वीप के सभी होमीज नष्ट हो गए थे। एक पल के लिए पूरा होल केक द्वीप बेजान भयावह रूप से शांत सा लग रहा था, लेकिन मगरमच्छ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो पहले से ही ड्रैगन हंटर पायरेट्स के सदस्यों को निर्देश दे रहा था कि वे होल केक द्वीप पर से बिगमा पायरेट्स के सभी झंडे हटाकर उनकी जगह ड्रैगन हंटर पायरेट्स के झंडे लगा दें। यह विजेता का अधिकार था। बिगमा पायरेट्स का अंत हो चुका था, इसलिए पूरा केक द्वीप स्वाभाविक रूप से ड्रैगन हंटर पायरेट्स का क्षेत्र बन गया। वे ड्रैगन हंटर पायरेट्स का झंडा क्यों नहीं फहरा सकते थे? बिगमा पायरेट्स के लोगों के चले जाने के बाद डुफेल्ड और ड्रग पेक्लो जैसे भूमिगत मालिकों ने अंततः आगे आने और ईशान को बधाई देने का साहस जुटाया। उनके प्रतिनिधि के रूप में डुफेल्ड ने सावधानी और चापलूसी से कहा, लॉर्ड ईशान, आपके 4 सम्राटों में से एक बनने के क्षण का साक्षी बनना सचमुच एक सम्मान की बात है। एक युवा नायक से यही अपेक्षा की जाती है। जब मैंने कल आपको पहली बार देखा था तो मुझे पता था कि आप महान उपलब्धियां हासिल करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। यह सुनकर कि उस आदमी ने उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया है, ईशान के रोंगटे खड़े हो गए और उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेरी चापलूसी करना बंद करो। ठीक से बोलो। डुफेल्ड और ड्रग पेक्लो ने एक दूसरे को देखा और फिर घबराकर बोले, भगवान ईशान, कृपया समझिए, हम बिग माँ की चाय पार्टी में इसलिए आए थे क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, नहीं बनना चाहते हैं। कृपया उस बेवकूफ ड्रग के कल के मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर ध्यान न दें। इस समय ईशान अपनी रूपांतरित अवस्था से मुक्त होकर अपने सामान्य शरीर में लौट आया था। उसने सेनबोनजाकुरा और काले पंखों वाले दानव दोनों के ब्लेड अपनी बाईं कमर पर बांध रखे थे। डुफेल्ड की बातें सुनकर ईशान ने ड्रग पेक्लो की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, उसे घबराते हुए देखा और फिर कहा, तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हें कब जाने दूंगा, है ना? डुफेल्ड और अन्य लोगों ने जल्दी से जोर से सिर हिलाया। जाहिर है मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। ईशान ने मुस्कुराते हुए डुफेल्ड का कंधा थपथपाया और कहा, लेकिन जब तुम सब चाय पार्टी में आए थे तो उपहार लेकर आए थे। तो मुझे सम्राट के पद पर आसीन होते देखने के बाद अगर कोई उपहार न मिले तो क्या बात है? डुफेल्ड और बाकी लोग तुरंत समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, जरूर उपहार होंगे। जब हम लौटेंगे तो आपके लिए जरूर अच्छे उपहार तैयार करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। ईशान ने संतोष से हाथ हिलाते हुए कहा। डुफेल्ड और बाकी लोग राहत की सांस ले रहे थे, मानो उन्हें माफी मिल गई हो, और वे जल्दी से वहां से चले गए।
लेकिन जैसे ही मॉर्गन्स ईशान के पास से तेजी से गुजरे, ईशान ने अचानक उन्हें पकड़ लिया। भगवान, भगवान ईशान! मॉर्गन्स ने जल्दी से अपनी टोपी उतारी और सावधानी से उसकी ओर देखा। अगर मैंने अभी गलत नहीं देखा तो तुम्हें कुछ तस्वीरें ले लेनी चाहिए थीं, है ना? ईशान ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा। हाँ, हाँ। मॉर्गन्स चौंक गया और उसके पसीने छूट गए। उसे लगा कि ईशान उसकी तस्वीरें ज़ब्त करना चाहता है, लेकिन ईशान ने ऐसा नहीं किया। बल्कि उसने प्यार से उसका कंधा थपथपाया और कहा, चूंकि तुम खबर छापने वाले हो तो अच्छी तरह लिखो, समझे? लेकिन अगर तुम्हारे अखबार में हमारे बारे में कोई बुरी बात दिखी तो शायद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मॉर्गन्स पसीने से तरबतर हो गया था। बेशक वह ईशान के शब्दों का मतलब समझ गया था। यह ड्रैगन हंटर पायरेट्स को बदनाम न करने की चेतावनी थी। इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। निश्चिंत रहो लॉर्ड ईशान, मुझे पता है क्या करना है। ईशान ने सिर हिलाकर उसे जाने दिया। इसके बाद ईशान को 3 लोगों से निपटना पड़ा। एक थी चारुलता पुडिंग। चूंकि उसकी मेमो फ्रूट क्षमता में ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं थी, इसलिए कैपोन बेज के महल से भागने के बाद उसने बिग मा पायरेट्स और ड्रैगन हंटर पायरेट्स के बीच लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। और जब उसे पता चला कि बिग मा की मृत्यु हो गई है तो किसी कारण से उसका नकारात्मक व्यक्तित्व फिर से प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय उसका सामान्य व्यक्तित्व मौजूद था, इसलिए वह अपना चेहरा ढंककर रोती रही। यहाँ तक कि जब उसके भाई बहन घबराहट में होल केक द्वीप से भाग गए तब भी वह उनके साथ नहीं गई। या यूं कहें कि किसी ने उसे फोन करके साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बेशक ईशान समझ गया था कि क्या हो रहा है। यह नन्ही पुडिंग, जो असल में संजय की होने वाली दुल्हन थी, बचपन से ही चारुलता परिवार में अपनी 3 आंखों के कारण प्रताड़ित होती रही थी। भागते समय बड़ी माँ के दूसरे बच्चे उसके बारे में कैसे सोच सकते थे? इसके विपरीत पुडिंग अपने सामान्य व्यक्तित्व में बहुत दयालु थी। हालांकि बड़ी माँ ने उसकी तीसरी आंख के कारण उसका तिरस्कार किया और उसे डांटा था, फिर भी वह उसकी जैविक माँ थी। इसलिए बड़ी माँ की मृत्यु देखकर वह अभी भी उनके लिए रो रही थी। बेशक एक और व्यक्ति जो रो रहा था वह थी कैपोन बेगे की पत्नी चारुलता शिफोन। इस समय कैपोन बेगे उसे थामे हुए थे और उसे दिलासा दे रहे थे। कौन जाने परलोक में बड़ी माँ को अपने पिछले कर्मों का पछतावा होगा या नहीं। जिन 2 बेटियों से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थीं, वही अब उनकी मौत के लिए रो रही थीं। इसके विपरीत जिन बच्चों से वह बहुत प्यार करती थीं, वे सब भाग गए थे और कोई भी उनकी लाश लेने नहीं आया। यह विडंबना सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। जब ईशान उसकी तरफ बढ़ा तो पुडिंग चौंक गई। वह जमीन पर बैठ गई और कुछ कदम पीछे हट गई, बेचैनी से ईशान को देखने लगी। रोना बंद करो, ईशान ने आह भरी। हालांकि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है, पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर वह नहीं मरती तो मैं ही मरता। मैं जानती हूँ। पुडिंग ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ईशान ने कहा, मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत पता है। हो सकता है तुम्हारा नकारात्मक व्यक्तित्व ऐसा न सोचता हो। नहीं, पुडिंग ने सिर हिलाया। वो भी तुमसे नफरत नहीं करती क्योंकि वो डरी हुई थी। ओह, क्या आप जानते हैं कि आप अगले 50 अध्याय सिर्फ 2 में पढ़ सकते हैं? मेरे पैट्रियन से जुड़े। ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, ठीक है, चूंकि ऐसी बात है
तो मैं तुम्हें बड़ी माँ का शव ले जाने की इजाजत देता हूं। मुझे लगता है तुम इसी के लिए रुके थे, है ना? था। शुक्रिया। पुडिंग ने आखिरकार हल्की सी मुस्कान दिखाई, अपने आंसू पोंछे खड़ी हुई और बोली, मुझे लगा था कि तुम मुझे मार डालोगे। मैं बड़ी माँ जैसा नहीं हूं। ईशान बोला। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम क्या करोगी? अपने भाई बहनों को ढूंढोगी? नहीं, मुझे नहीं पता। पुडिंग उदास दिख रहा था। वह समझ गई थी कि उसके भाई बहन उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक बड़ी माँ थीं, चारुलता परिवार में ऊपरी तौर पर एकता बनी रहती थी, लेकिन अब चूंकि तुम्हें पता नहीं, तो किसी से शादी कर लो और अच्छी जिंदगी जियो। तुम तो समुद्री डाकू बनने लायक नहीं लगते। ईशान बोला। वैसे शायद मैं तुम्हें किसी दोस्त से मिलवा दूं। यह तथाकथित दोस्त स्वाभाविक रूप से वही लंपट कप्पा संजय था। ईशान के आने से मूल इतिहास पूरी तरह से बिखर गया था। अब जब बिग मा पायरेट्स चले गए थे, तो स्वाभाविक रूप से संजय को पुडिंग से मिलने के लिए शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसलिए हो सके तो ईशान को संजय को उससे मिलवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। न, नहीं। पुडिंग तुरंत शर्मा गई। यह तो बहुत अजीब है। आपका दुश्मन आपको अपने दोस्त से मिलवाए। आप चाहे जैसे भी सोचें, यह अजीब है ना? ठीक है, अगर नहीं चाहती तो रहने दो। ईशान ने कंधे उचका दिए और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। संजय, अपनी बीवी, तुम खुद ही काम कर लो। ईशान ने पलटकर हताशा में अपना माथा रगड़ा और फिर चिल्लाया, सीजर, इधर आओ। सीजर उदास भाव से आया और ईशान ने गुस्से से चारुलता ब्रूली की ओर इशारा किया, जो उससे बोझ की तरह चिपकी हुई थी, और पूछा, तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? ईशान को लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहे या नहीं। उस परेशान करने वाले सीजर की तो बात ही छोड़िए, उसके पीछे ब्रूली के चेहरे पर एक ऐसा प्रेम विवल भाव था जिसे एक सुअर भी समझ सकता था। सवाल ये है कि तुम दोनों कब और कैसे मिले? हालांकि ईशान को आश्चर्य हुआ जब सीजर अचानक जमीन पर गिर पड़ा, ईशान के पैर को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, मेरी मदद करो मालिक। आंसू और नाक से बहता नाक, उसने अपने पीछे खड़ी ब्रूली की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस, इस पागल औरत को यहाँ से भगा दो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे, मेरी पैंट पर अपना थूक मत पोंछ। ईशान ने झट से सीजर को 2 लात मारी। ठीक से बोल। ओह, ठीक है। सीजर ने जल्दी से अपना नाक सूंघा और कड़वाहट से शिकायत की, पहले मैंने गलती से रिमोट कंट्रोल उठा लिया था और उसे दबाते ही केक फट गया। उस समय यह पागल औरत मेरे बगल में ही थी। मुझे डर था कि वह मेरी शिकायत कर देगी, इसलिए मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे चीखने से रोकने के लिए मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन अब वह मुझसे चिपकी हुई है। वह मेरे पीछे आने की जिद कर रही है और यहाँ तक कह रही है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। कैपोन बेगे, जो पास ही था, ने सीजर की शिकायतें सुनी और उसके माथे की नसें फौरन उभर आईं। धिक्कार है, केक तो तुमने ही तो तोड़ा था। आखिरकार अपराधी मिल ही गया। बम लगाने के बावजूद आखिरकार मुझे ही उड़ा दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है। कैपोन बेगे सोच ही रहे थे कि सीजर से हिसाब कैसे चुकाया जाए, तभी उन्होंने ब्रूली को शर्म से अपना चेहरा पकड़े हुए देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है मेरा मुंह ढकना? तुमने तो साफ साफ मुझे चूमा था। उस वक्त तुम्हारी जीभ भी अंदर गई थी। कैपोन बेगे और ईशान दोनों एक साथ कांप उठे और अवचेतन रूप से खुद को दूर करने के लिए एक कदम पीछे हट गए। ईशान ने ब्रूली की तरफ देखा और तुरंत नजरें फेर लीं।
इसमें कोई दो राय नहीं थी। बड़ी माँ के बच्चों में, हालांकि वे हर तरह के अजीबोगरीब थे, कुरूपता के मामले में ब्रूली शायद अव्वल नंबर पर थी। वो चुड़ैल जैसी शक्ल, तीखी, लाल, उभरी हुई नाक, बिखरे बैंगनी बाल और चेहरे पर जख्म का निशान, एक सामान्य इंसान के लिए उसे सीधे देखने के लिए वाकई हिम्मत चाहिए थी। हालांकि ईशान ब्रूली की स्थिति समझ सकता था। उसे नहीं पता था कि उसकी उम्र कितनी है, लेकिन चूंकि वह चारुलता परिवार की 8वीं बेटी थी, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अनुमानतः 40 के आसपास। इतनी बड़ी उम्र की महिला, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, यह कल्पना करना आसान है कि हालांकि वह आमतौर पर इसे जाहिर नहीं करती थी, वह अंदर से बहुत चिंतित थी। अब अचानक सीजर जैसे किसी व्यक्ति से सामना हुआ, जिसने उसे जकड़ने और यहाँ तक कि अपनी जीभ उसके मुंह में डालने की हिम्मत की। अगर उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो शायद फिर कभी मौका न मिले। एक वृद्ध अकेली महिला के लिए जीवन आसान नहीं होता। ईशान को उसके प्रति बहुत सहानुभूति महसूस हुई, तो ईशान नीचे बैठ गया, सीजर का कंधा थपथपाया और बोला, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे यहाँ एक कहावत है, जो गंदगी तुम खुद फैलाते हो उसे साफ करना ही पड़ता है, चाहे तुम रोते रहो। यह सब आपने खुद ही अपने ऊपर लादा है, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। सीजर को लगा जैसे दो तीर उसके दिल में चुभ गए हों। कितना दर्दनाक। बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मजाक कर रहे हो क्या? ब्रूली तो बड़ी माँ की बेटी है। क्या उसे यूं ही छोड़ देना आपके लिए ठीक है? मैं इस मुसीबत से निकलने के लिए आप पर भरोसा कर रहा था, और अब आप कह रहे हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। सीजर रोने ही वाला था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। तभी ईशान ने ऊपर देखा और ब्रूली को अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हिम्मत से अपने सच्चे प्यार का पीछा करो। एकदम सटीक अंतिम प्रहार। उसी क्षण सीजर को लावा से भरे गड्ढे के किनारे बॉस ईशान मुस्कुराते हुए दिखाई दिया, और उसने उसे धक्का देकर नीचे खाई में गिरा दिया। सच में? ईशान की बात सुनकर ब्रूली की आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित होकर बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तो तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। चिंता मत करो, जब तक मैं सीजर के साथ हूँ, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी। आखिर सीजर तुम्हारा मातहत है। ईशान का मुंह फड़क उठा। धिक्कार है। ब्रूली, क्या बड़ी माँ के साथ तुम्हारा माम बेटी का रिश्ता इतना घटिया है? एक आदमी तुम्हें तुम्हारी माँ को भूला देता है। ईशान को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता और वहां से खिसक जाना चाहता था, लेकिन सीजर ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया और चिल्लाया, बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। उज्ज्वल पक्ष को देखो। ईशान को नीचे बैठना पड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, हालांकि ब्रूली थोड़ी कम आकर्षक है, आपको यह देखना होगा कि उसके पास अभी भी कुछ अच्छे गुण हैं। क्या अच्छी बातें हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख रही। सीजर ने गुस्से से पूछा। हम? ईशान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, एक पल सोचा और अनिश्चितता से बोला, उदाहरण के लिए, उसकी छाती बड़ी है। यह सुनकर सीजर दंग रह गया। उसने अपना सिर घुमाया और चुपके से झांका। यह सच प्रतीत होता है। सीजर की घबराहट का फायदा उठाते हुए ईशान ने जल्दी से अपना पैर छुड़ा लिया और खिसक गया, जबकि ब्रूली दौड़कर आई और सीजर को गले लगा लिया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। आह! सीजर ने गहरी सांस ली और उसे पकड़ने दिया। ठीक है, चूंकि बड़ी छाती को अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं बड़ी छाती वाले व्यक्ति को चुनूंगा। इन दोनों जोकरों के साथ असर बहुत ज्यादा था। बच निकलने के बाद
ईशान आखिरकार तरोताजा महसूस कर रहा था और आखिरी व्यक्ति के पास पहुंचा। चारुलता पुडिंग और चारुलता ब्रूली के अलावा द्वीप पर बचे बिग माँ के बच्चों में से आखिरी कोई और नहीं बल्कि चारुलता स्मूथी थी। ईशान ने पहले ही देख लिया था कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स और बिग माँ पायरेट्स के बीच लड़ाई के दौरान स्मूथी दूसरों पर ध्यान न देकर रीजू और बाकियों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वजह क्या थी, इसका अंदाजा ईशान को नहीं था, इसलिए अब उसे स्मूथी से निपटने के तरीके को लेकर सिरदर्द हो रहा था। बिग माँ पायरेट्स के स्वीट कमांडर अब कटकुरी, स्मूथी और स्नैक थे। हालांकि ईशान ने चारुलता स्नैक को नहीं देखा था, उसे विदेश में किसी मिशन पर होना चाहिए था। मूल रूप से सामान्य प्रक्षेप पथ के अनुसार चारुलता स्नैक का सामना उरुगे से होना चाहिए था और वह उससे हार जाना चाहिए था, जिसके बाद क्रैकर स्वीट कमांडरों में से एक के रूप में उसकी जगह लेता। लेकिन इतिहास बदल चुका था। उरुज अब ईशान के साथ था। कटाकुरी ईशान के हाथों मारा गया था, स्नैक गायब था, इसलिए स्मूथी द्वीप पर बचा हुआ आखिरी स्वीट कमांडर था। सच कहूं तो स्मूथी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उस समय उसके विरोधी रीजू, ऋतु और कोनन थे। हालांकि स्मूथी बहुत शक्तिशाली थी, नाना मुख्य टैंक, रीजू क्षति पहुंचाने वाली और ऋतु सहायक भूमिका में थीं। फिर भी तीनों महिलाओं ने एक बेहतरीन टीम बनाई और मिलकर स्मूथी को पकड़ लिया और महिलाओं के बीच इस भयानक लड़ाई को जीत लिया। यह प्रक्रिया अवर्णनीय थी। संक्षेप में कहें तो यह रोमांचकारी और गहन थी। पकड़े जाने के बाद जब ईशान ने घोषणा की कि बिग माँ पायरेट्स के लोग जा सकते हैं, तो रीजू और बाकी लोगों ने स्मूथी को छोड़ दिया। हालांकि स्मूथी वहां से नहीं गई, वह बस जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही। उसकी नजर हमेशा ईशान के फिगर पर टिकी रही। इसलिए जब ईशान वहां आया तो वह अंदर से घबरा गया था, न केवल स्मूथी की निगाहों के कारण बल्कि रीजू और अन्य लोगों की निगाहों के कारण भी। ऐसा क्यों लगा कि इन चार महिलाओं के बीच की आभा युद्ध के मैदान के माहौल के समान थी, जैसा कि कुइना ने अपना क्षेत्र खोला था। आह! रीजू, ऋतु और नाना के मुस्कुराते हुए हाव भावों के बीच ईशान ने 2 बार अजीब तरह से खांसी। उसे यह भी समझ आ गया कि रीजू और बाकियों को पहले ही स्मूथी के साथ उसके व्यवहार का अंदाजा हो गया होगा। हालांकि ईशान के कुछ बोलने से पहले ही स्मूथी ने शांति से कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? अच्छा। ईशान ने अपना सिर खुजलाया, एक पल सोचा और पहले माफी मांगी। पहले तुम्हें धोखा देने के लिए माफी चाहता हूं, पर उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि ये बस योजना का हिस्सा था। आखिरकार मैं और बिग माँ पायरेट्स दुश्मन हैं। स्मूथी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, अब मैं तुम्हें धोखा देने के लिए दोषी नहीं ठहरा रही। मुझे मानना पड़ेगा कि कैपोन बेज के साथ तुम्हारी योजना कामयाब रही। तुमने हमारी माँ को जो खाने के नशे में धुत होकर हमसे अलग कर दिया था, हमसे अलग कर दिया और तुम्हारे हाथों उसकी मौत हो गई। मैं यह सब समझती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर आज की घटनाएं बाहर आ गईं तो मेरे लिए कितनी अपमानजनक होंगी? स्मूथी ने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। लोग कहेंगे कि बिग माँ पायरेट्स की स्वीट कमांडरों में से एक, चारुलता स्मूथी, एक आदमी के लिए इतनी बेताब थी कि वह तुम्हारे जैसे खतरनाक दुश्मन को बिग माँ पायरेट्स में ले आई। यह तुम्हारी गलती नहीं है। ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह बड़ी माँ का सुझाव नहीं था? और जरा ध्यान से सोचो, हम कुल मिलाकर बस कुछ ही बार मिले हैं। क्या हम सचमुच भावनाएं विकसित कर सकते हैं? पुडिंग के मेमो फ्रूट की याददाश्त में हेरफेर से पैदा हुई भावनाएं, क्या यह सचमुच तुम्हारे लिए अच्छी हैं? मुझे भी नहीं पता। स्मूथी ने सिर हिलाया।
मैं तो बस इतना जानती हूं कि इतने सालों से मुझसे ज्यादा ताकतवर आदमी का इंतजार करना बस एक सपना था। स्मूथी खड़ा हुआ और बोला, मैं जा रहा हूं। चूंकि तुमने दूसरों को जाने दिया है तो मुझे तो नहीं रोकोगे, है ना? ईशान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर हिला दिया। फिर स्मूथी अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई दूर चली गई। उसकी पीठ देखते हुए ईशान ने देखा कि वह अपनी आंखों पर हाथ फेर रही थी। तुम्हें उसे अभी जाने से रोक देना चाहिए था। रीजू किसी तरह ईशान के पास आया और फुसफुसाया, अगर तुमने उसे रोकने के लिए कहा होता तो शायद वह मुस्कुरा देती। सचमुच? ईशान ने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल, रीजू ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अब जब वो चली गई है तो कोई भी आदमी उसे फिर कभी हिला नहीं पाएगा। प्यार से थक गए हो? सच में मैं भी थक गया हूं। वह घर की महिलाओं को बड़ी मुश्किल से संभाल पाता था, वह अन्य महिलाओं को भड़काने का साहस कैसे कर सकता था? दरअसल रीजू गलत थी। अगर ईशान ने उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश भी की होती तो भी वह रुक नहीं सकती थी। उन दोनों का साथ कभी नहीं होना था। आखिरकार ईशान बिगमा पायरेट्स को मात देकर ही सत्ता में आया था। दूसरे बेटों और बेटियों को शायद इससे कोई फर्क न पड़े, लेकिन बिगमा पायरेट्स की सबसे प्यारी कमांडर, सबसे ऊंची रैंक की अधिकारी होने के नाते अगर वह अपनी मां के मरने के तुरंत बाद पलटकर ईशान की बाहों में गिर पड़े तो अगर उसे मजबूर किया गया होता तो बात अलग थी। लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से रुकी होती तो शायद उसके भाई बहन ही सबसे पहले उसे मार डालते। बड़ी मां के बच्चे अपनी शादी का फैसला भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया था जो उन्हें पसंद था, और संयोग से वही था जिसे उनकी मां ने उन्हें सौंपा था। इसलिए स्वाभाविक है कि उनके मन में सच्ची भावनाएं पैदा हुई थीं। अब जब उन्हें पता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तब भी वह कुछ यादें पीछे छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए स्मूथी जाने से पहले अंत तक रुकी रही, वह बस ईशान को एक बार और देखना चाहती थी। अब जबकि वे मिल चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं, स्मूथी शालीनता से चली गई और ईशान ने भी प्रेम के घृणा में बदल जाने की संभावित नाटकीय कहानी को टाल दिया। अब द्वीप पर सिर्फ विंसमोक परिवार ही बचा था। जब ईशान जज के पास पहुंचा तो जज ने सबसे पहले ईशान के पीछे खड़े रीजू की तरफ देखा और ठंडी सांस ली। दूसरी ओर रीजू ने आकर्षक मुस्कान के साथ अपने पिता की ओर हाथ हिलाया। जज ने आंखें घुमाईं और ईशान से कहा, जब रीजू तुम्हारे हाथों में पड़ा था तो मुझे पता था कि मुसीबत आने वाली है। और अब देखो, तुम्हारी और बड़ी मां की लड़ाई ने हमारे विनस्मोक परिवार को इस मुसीबत में घसीट लिया है। जब यह खबर फैलेगी तो सबको लगेगा कि हमारा विनस्मोक परिवार तुम्हारे साथ मिला हुआ है। ईशान ईशान बिना किसी गुस्से के मुस्कुराया और अपने हाथ फैलाते हुए बोला, जब ऐसा है तो क्यों न इसे हकीकत बना दिया जाए। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जज ने पूछा। यह आसान है। तुम पहले योंको की शक्ति का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन अब बिग मां मर चुकी हैं और मैं नई योंको बन गई हूं। ईशान ने अपना सिर पीछे झुकाया और कहा, जो कुछ भी वह तुम्हें दे सकती है मैं भी तुम्हें दे सकता हूं। जज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन भले ही तुमने बिग मां को हरा दिया हो, नई योंको के रूप में तुम्हारा आधार उसके आधार से तुलना नहीं कर सकता। बिग मां पायरेट्स के पास हजारों लड़ाके हैं, लेकिन अपने ड्रैगन हंटर पायरेट्स को देखो, तुम्हारे पास कुल मिलाकर केवल कुछ 100 लोग हैं। तुम मुझे कितना सहयोग दे सकते हो? लेकिन एक चीज ऐसी है जो बड़ी मां के पास नहीं है। ईशान ने पीछे की ओर इशारा किया। जज ने ऊपर देखा तो पाया कि ईशान 3 पैसिफिस्टा की ओर इशारा कर रहा था। आपका मतलब है?
जज तुरंत समझ गया। बिल्कुल, शांतिप्रिय। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, आपका जर्मा समूह क्लोन सैनिक तो बना सकता है, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति शायद पर्याप्त नहीं है ना? वरना आपने बहुत पहले ही नॉर्थ ब्लू को एकीकृत कर दिया होता। जज ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि यही सच था। उनके द्वारा बनाए गए क्लोन सैनिक वफादार थे और मुश्किल वक्त में अपने स्वामियों की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे, लेकिन उनकी असली लड़ाकू ताकत काफी नहीं थी। लेकिन अगर हम इन क्लोन सैनिकों की जगह पैसिफिस्टा लगा दे तो क्या होगा? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका जर्मा ग्रुप इन शवों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और हमारे ड्रैगन हंटर पायरेट्स इन बदलावों का काम संभालेंगे। तब तक नौसेना के पैसिफिस्टा भी शायद हमारे जितने नहीं होंगे। ईशान इस समस्या पर लंबे समय से विचार कर रहा था। अपने अटल सिद्धांतों के कारण ड्रैगन हंटर पायरेट्स ने कभी भी अपनी शक्ति और संख्या का अंधाधुंध विस्तार नहीं किया था। वह अपने दल में जघन्य समुद्री लुटेरों की भर्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे ड्रैगन हंटर पायरेट्स को लगातार जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ा। मूल रूप से समाधान सरल था, पैसिफिस्टा उत्पन्न करना। हालांकि उन्होंने अंकल कुणाल की मदद से पैसिफिस्टा प्राप्त कर लिए थे, उनके पास केवल 3 ही थे। वंश संबंधी तकनीक के बिना वरुडो भी उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकता था। वह मौजूदा 3 पैसिफिस्टा में केवल सीमित संशोधन ही कर सकता था। हालांकि जर्मा ग्रुप के साथ मिलकर काम करने से सब कुछ बदल जाएगा। जर्मा का गौरव तो उनके क्लोन ही थे। वे पैसिफिस्टा के उत्पादन के लिए अनगिनत शरीर उपलब्ध करा सकते थे। हालांकि यह अंकल कुणाल के लिए अपमानजनक लग सकता है, लेकिन ईशान को लगा कि कुणाल को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ईशान की योजना के अनुसार उत्पादित पैसिफिस्टा का इस्तेमाल न केवल ड्रैगन हंटर पायरेट्स द्वारा किया जाएगा, बल्कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी को भी दिया जाएगा। इससे रिवॉल्यूशनरी आर्मी को नौसेना के पैसिफिस्टा का सामना करने का साधन मिल जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने में ईशान की अपनी मेहनत का ही हाथ था, लेकिन असल में कई प्रभावशाली लोगों ने उसकी काफी मदद की थी। शिक्षक कोशिरो कुइना, व्हाइट बियर्ड, यहाँ तक कि तेजस और लाल बालों वाले शरद, इन सभी ने ईशान की अलग अलग तरह से मदद की थी। लेकिन सबसे ज्यादा मदद अंकल कुणाल, ड्रैगन और रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने की। उनके गुप्त सहयोग के बिना ईशान को और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। किसी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए ईशान ने सबसे पहले क्रांतिकारी सेना के बारे में सोचा। ईशान का प्रस्ताव सुनकर जज खुद को लुभाने के लिए तैयार हो गया। सच कहूं तो शुरुआत में वह बिगमा पायरेट्स के साथ सहयोग करने को लेकर काफी चिंतित था। वे शुद्ध समुद्री डाकू थे और उसे विश्वासघात का डर था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। व्हाइटबर्ड पायरेट्स और रेड हेयर्ड पायरेट्स उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे और वह कार्तिक जैसे पागल आदमी से निपटने की योजना नहीं बना रहा था। इसलिए सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद केवल बिगमा पायरेट्स ही बचे। लेकिन अब उसके पास एक बेहतर विकल्प था, ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू। कार्तिक की तुलना में ईशान के मूल्य कम से कम सामान्य थे। हालांकि अब उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे, फिर भी यह बात जर्मा ग्रुप के लिए फायदेमंद साबित हुई। दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत थी और रीजू इतने लंबे समय से ईशान का पीछा कर रहा था, इसलिए जज को लगा कि उसकी बेटी उसे फंसाएगी नहीं। सोचने के बाद जज को लगा कि उसके पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है। तो फिर सौदा। जज ने अपना हाथ ईशान की ओर बढ़ाया। ठीक है। ईशान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने उसे मजबूती से हिलाया। यह देखकर रीजू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा नतीजा है।
उसे डर था कि कहीं ईशान और उसके पिता पुरानी शिकायतों के चलते झगड़ न पड़े और बातचीत बर्बाद न हो जाए। सहयोग समझौते पर पहुंचने के बाद जज तुरंत अपने स्वभाव में ढल गए और ईशान को सलाह देने लगे। उन्होंने कहा, हालांकि ड्रैगन हंटर पायरेट्स ने होल केक आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह मत भूलिए कि बिग माँ का अड्डा टोटो लैंड के नाम से जाना जाता है। होल केक आइलैंड के आसपास दर्जनों द्वीप हैं, जो सभी बिग माँ के मूल क्षेत्र का हिस्सा हैं। उनके दल के पायरेट्स निश्चित रूप से इन द्वीपों पर कब्जा कर रहे हैं और उन सभी को वहां से हटाना जरूरी है। मैं समझता हूं। ईशान भी परेशान था। सच कहूं तो इतने सारे द्वीपों, कम से कम 30 या 40 पर कब्जा हो जाने के बाद उसे वहां तैनात करने के लिए जनशक्ति आवंटित करनी होगी। ठीक उसके ट्रैवोल्टा द्वीप की तरह, जहां थंडरस्टोन्स का उत्पादन होता है, और ड्रेसरोसा भी। भले ही वह देश के शासन और संचालन में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि उन्होंने उसका समुद्री डाकू झंडा फहरा दिया है और उसकी सुरक्षा चाहते हैं, फिर भी उसे प्रतीकात्मक रूप से वहां कुछ लोगों को तैनात करना होगा। लेकिन ड्रैगन हंटर पायरेट्स के पास बहुत कम लोग हैं, बस कुछ 100। अगर वे फैल जाएं, तो एक द्वीप पर 1 या 2 लोगों का होना सौभाग्य की बात होगी। शायद उसे अंकल ड्रैगन से मदद के लिए कुछ क्रांतिकारी सेना के जवानों की मांग करनी चाहिए। अरे हाँ, बंटी भी है। इम्पेल डाउन से भागने के बाद वो उन कैदियों को अपने साथ ले गया था। अब उसकी पायरेट डिस्पैच कंपनी खुल गई है, शायद वो मदद कर सके। बेशक जज का जर्मा ग्रुप भी मदद कर सकता है। वे द्वीपों पर तैनात करने के लिए कुछ क्लोन सैनिकों को तैनात कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये तैनात सैनिक न तो कोई परेशानी पैदा करें और न ही ड्रैगन हंटर पायरेट्स की प्रतिष्ठा को धूमिल करें। ईशान ने हमेशा ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं को धर्मी चोर माना है। अनुभवी और जानकार होने के नाते जज ने ईशान को याद दिलाया कि यह सबसे नाजुक दौर है। बिग माँ पायरेट्स के अचानक पतन के साथ कई दूरदराज के इलाकों पर दुस्साहसी समुद्री लुटेरों के हमले हो सकते हैं। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के लिए यह समय एक योंको का प्रभुत्व स्थापित करने का है। इसलिए जब उन समुद्री लुटेरों का सामना करना पड़े जो फायदा उठाकर इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्हें बेरहमी से उनका दमन करना होगा। ईशान ने गहरी सहमति जताई। मूल कहानी में व्हाइटबियर्ड की मृत्यु के बाद की स्थिति पर गौर कीजिए। जिन द्वीपों की उसने रक्षा की थी, वे तुरंत युद्ध में उलझ गए। समुद्री डाकू स्वभाव से व्यावहारिक होते हैं, विशेषकर सत्ता परिवर्तन के दौरान हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो अवसरवादी विचार रखते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कब्जे वाली जमीनों पर शासन कैसे किया जाए, यह भी एक बड़ी समस्या है। बिग माँ के शासन में टोटालैंड के निवासियों को एक आत्मा कर देना पड़ता था, जिसके तहत उनकी आत्माओं का एक हिस्सा निश्चित समय पर लिया जाता था और बिग माँ के समुद्री डाकुओं को दे दिया जाता था। अब जब ईशान ने सत्ता संभाल ली है, तो ये निवासी शायद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह किस तरह का कर लगाएगा। योंको के संरक्षण में आने वाले सभी क्षेत्रों को श्रद्धांजलि देनी होगी, यही नियम है। ईशान इसे आसानी से माफ नहीं कर सकता। इसके अलावा बिग माँ पायरेट्स भाग गए हैं, लेकिन होल केक आइलैंड पर बहुत कुछ छोड़ गए हैं। और तो और ऋतु उन पोनेग्लिफ्स का अध्ययन करने के लिए पहले से ही उत्सुक है, जो उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं। ईशान ने उससे वादा किया था कि वह ऐतिहासिक सच्चाई उजागर करने में उसकी मदद करेगा। अब यह मामला एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ चुका है। संक्षेप में कहें तो निपटने के लिए कई जटिल मामले हैं। और जैसे ही ईशान अपने नए कब्जे वाले